हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में घटना चक्र 2023 को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आप में से शायद ही ऐसे कोई लोग होंगे जो घटना चक्र के बारे में नहीं जानते हैं, बट जिनको भी नहीं पता हो थोड़ा सा समझिए। बीपीएससी के लिए पूर्वावलोकन, हल प्रश्न पत्र, सामान्य अध्ययन घटना चक्र के द्वारा लाया गया है। आज के इस क्लास में क्या देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप एक बार समझ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, भारतीय इतिहास, भारतीय राज व्यवस्था, सामान्य भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान जिसमें कि तीनों सब्जेक्ट आपका आता है, मैथ्स है, फिर आपका समसामयिकी है, फिर आपका बिहार राज्य से संबंधित जो विषय कहिए कि आप प्रश्न वगैरह पूछा गया था, सारे कुछ को इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ बिहार के सारे टॉपिक जिसमें कि आपका भूगोल है, कृषि उद्योग है, विविध है, इतिहास है, जनसंख्या और नगरीकरण, साथ ही साथ विविध भी दिया हुआ है। तो आज के इस क्लास में भारतीय इतिहास को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। आपके 68वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह सेशन रहने वाला है। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्लास को। हर एक प्रश्न के साथ आपको पता है उसके बारे में बॉक्स बना करके अच्छे से डिटेल डिस्कशन दिया रहता है। आप समझ लीजिए एक तरह से आपका ये क्वेश्चन बैंक है। अगर आप इस पर कमांड कर लेते हो, यकीनन आपके आगे आने वाले बीपीएससी में काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। सबसे पहला पॉइंट समझेंगे, भारतीय इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास है। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है समझिए, और कब पूछा गया था इस चीज़ को भी देखते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है जो कि 2018 के प्री में पूछा गया था, यानी कि 64वीं बीपीएससी में। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? आपको मेहरगढ़ तो ध्यान रखना है। आइए इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करें जरा सा। भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्रारंभिक स्थल मेहरगढ़ को माना जाता है, जो कि 7000 से लेकर के 5500 ईसा पूर्व तक के मध्य में मानव बसाव का क्षेत्र था। कुछ विद्वान मेहरगढ़ में पशुपालन का काल 8500 ईसा पूर्व से मानते हैं। नवीनतम यानी कि लेटेस्ट खोज के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व के मध्य मानव के बसने तथा निश्चित तौर पर 6400 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जगह है, यहाँ से 7000 से 5500 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहाँ पर है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसके साथ ही चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडेहवा, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो भूसी का साक्ष्य मिला, इसका मतलब चावल मिला, ये माना गया है। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग के नाम से आप जानते हो। क्यों जानते हो समझिए। ताम्रपाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजार के साथ साथ पत्थर के बने हुए उपकरण का पता चलता है, उसे ही आप प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां भी कहते हैं। नंबर थर्ड है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का यूज हुआ है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर। देखिए, हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किए जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थीं। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरा था चित्रित मृदभांड। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था,
जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे भूरे रंग का रूप ले लेती थी। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी भी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सही जवाब है आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता पड़ता है। देखिए, ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का जो कालखंड है उसे प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। समझेंगे यहाँ पे ऐतिहासिक काल कौन होता है? वह समय जहाँ पर लिखने का ज्ञान वगैरह का आधार मिलता है। लेखन कला से पहले के समय को प्रागैतिहासिक कालखंड कहते थे। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन का कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। कहाँ पर? तो कह रहा है सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ जो साक्ष्य वह मिला तो है बट वो किस लिपि में है, किस तरीके से पढ़ा जाए, अभी तक यह प्रूफ नहीं हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? पक्की ईंट से बनी इमारत थी। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। यहाँ पर नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार क्या होता था? बसाया जाता था। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम और मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? बी राइट आंसर लोथल। देखिए, कह रहा है क्या हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल कह रहे गुजरात में है, बताएं। यह क्वेश्चन देखिए कब पूछा गया था। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप 1994 का बीपीएससी का क्वेश्चन देखें या 2022 का, कोई फ़र्क आपको नहीं पता चलेगा क्योंकि क्वेश्चन जो है वही बना हुआ रहता है। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर ये 1994 में या फिर 2000 ईस्वी में सवाल आया है तो क्या गारंटी है कि 2023-24 में भी आएगा? ऐसा नहीं है, क्वेश्चन वही रहता है। जो भी डिटेल्स है कहाँ से क्या मिला, हड़प्पाकालीन स्थल कहाँ पर है, गुजरात में, कौन सा लोथल, क्या यह चेंज होगा? नहीं होगा। काफ़ी लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये पहले का सवाल है तो अभी ज़रूरी थोड़े ना है कि आएगा, और अभी आपने इसका डिस्कशन अच्छे से देख लिया है, इसीलिए आपको यहाँ पे दिया जा रहा है कि उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या खुद से आप देख सकते हैं, ऊपर आपका दिया गया है। निम्न में से हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है, कहाँ से? बी राइट आंसर है बनावली से। बनावली के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर समझिए। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से टेराकोटा हल प्राप्त हुआ है। पूछा जाता है टेराकोटा हल कहाँ? हरियाणा के फतेहाबाद जिले में यह मिला है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? कालीबंगा से जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं। आइए समझिए, 2020 में यह पूछा गया था 66वें बीपीएससी प्री में। कह रहा ना कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिला है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन
हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित। नेक्स्ट ऑप्शन भी है एम.एस. वत्स या फिर डी.वी. स्मिथ। बताएं। तो यहाँ पे डी.ए. स्मिथ आपको ध्यान रखना है। 2015 का सवाल है, समझिए। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया। वर्ष 1926 और 27 से पहले नहीं, माफ कीजिएगा, 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करवाए। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान जिनमें कि के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टिंग, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद और कला इतिहासकार हैं, इसके रूप में ये फेमस हैं, इतिहासकार के रूप में ये रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बोगाजकुई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। देखिए, बोगाजकुई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ अभिलेख मिले हैं। इस अभिलेख में ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे, जो संधियों के साक्ष्यों तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण और नाशत्य देवताओं का आह्वान करते थे। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत में आए होंगे। प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है किस नदी के तट पर लड़ा गया था? परुष्णु नदी के तट पर लड़ा गया था। 10 राजाओं के युद्ध को दशराग युद्ध कहा जाता है। परुष्णी नदी, अभी रावी नदी जिसे आप कहते हो, इसके तट पर हुआ था, जिसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया। इस संघ में आर्यों के प्रमुख जन जिसमें अनु, दुह, यदु, पुरु और तुर्वसु थे तथा 5 लघु जनजातियां का समूह सम्मिलित था जिसे पुरोहित विश्वामित्र थे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऑप्शन सी, 9वां मंडल है। 9वां मंडल जो है ये किसको? सोम को समर्पित है। देखिए, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 9वें मंडल के सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित है। यहाँ पर सवाल समझिए, एक ये बन सकता है ना कि 9वें मंडल में कितने जो मंत्र हैं ये सोम को समर्पित है। मंत्र हैं कितना? 114 आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति के बारे में दिया गया है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऑप्शन नंबर डी, सोम, और इस पेय पर नामकृत देवता को समर्पित है। अभी जस्ट आपने इसके बारे में अच्छे से देखा। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल में वर्णित है। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक सही जवाब है। देखिए, वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक थे। वैशेषिक दर्शन के पूछेगा, प्रवर्तक का नाम महर्षि कणाद बताना होता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी और जो बौद्ध धर्म है, यहाँ से बीपीएससी में सवाल तो रहता ही है।
ऑप्शन ए कुंडग्राम में। आइए इनके बारे में अच्छे से समझिए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में वैशाली के निकट में लगभग कैरक 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वैशाली के लिच्छवी गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी, तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। कुछ प्राचीन संस्करण आपको ध्यान होगा एनसीईआरटी के बुक में या फिर आपने पहले वाले बुक में पढ़ा होगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व दिया गया था। इसी आधार पर अनेक अन्य प्रकाशकों ने भी यही जन्मतिथि अपने पुस्तकों में अंकित कर दिया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्मतिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। एनसीईआरटी के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। मतलब 599 ईसा पूर्व अब आपको याद रख ही लेना है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी बताएं? पावापुरी सी सही जवाब। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ पर? कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिता अभी आपने देखा सिद्धार्थ ज्ञात्रिक संघ क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे, जो वज्जी संघ का एक प्रमुख सदस्य था। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगृह के समीप स्थित है पावापुरी। यहीं पर वह अपने शरीर को त्याग दिए थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जामाली ए सही जवाब। भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश में सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ। उनकी पत्नी का नाम यशोदा, ध्यान रखिएगा। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री हुई थी। उस पुत्री का जो विवाह है जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गए थे। यह उनका क्या थे? प्रथम शिष्य थे। जामाली के बाद में महावीर का विरोध किया। जामाली ने बाद में महावीर स्वामी का विरोध किया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत हुई। देखिए जामाली जो हैं महावीर के क्या थे? विरोध किए थे, जो कि उनके जमाई थे। आजकल अगर आप देखेंगे तो मालूम चलेगा ससुर का जो विरोध होता है वो या तो जमाई ही करते, या तो बहुत अच्छा मानते ही हैं, या तो विरोध ही करते हैं। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं आप। महावीर स्वामी का विरोध उनके दामाद ही किए थे। 11 अन्य प्रधान शिष्य जिन्हें गंधर कहा जाता है निम्न प्रकार थे। इंद्रभूति, अग्निभूति, इंद्र, अग्नि, वायुभूति, तीनों भाई थे। आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मुंडिक पुत्र, मौर्य पुत्र, अकंपित, अचल, मैत्रेय तथा प्रभास, याद रख लीजिएगा। ये सारे शिष्य थे उनके। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व सी सही जवाब है। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभुत विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। 12 अंग में जैन सिद्धांतों का संकलन सर्वप्रथम जैन सभा में किया गया था। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? ऑप्शन बी सारनाथ में। 6 वर्ष की साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए थे।
ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार आरंभ किया। उरुबेला से वे सबसे पहले ऋषि पत्तनम, जो अभी सारनाथ जगह है, यहाँ पर आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यह उपदेश दुख के कारणों, दुख का अंत एवं उनके समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्य के भी नाम से जाना जाता है। बताएं कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? ऑप्शन सी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगृह, वैशाली तथा कौशल राज्य आए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे थे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सूकर मद्दव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी कि कुशीनगर, जो कि मल्ल की राजधानी हुआ करती थी, वहाँ पर पहुँच गए। यहाँ पर 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? यहाँ पे जैन और बुद्ध में कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी लोगों को। यहाँ पे बौद्ध का ध्यान रखना है। देखिए, त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, दूसरा है सुत्त पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाओं के बारे में कहा गया है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के वचन हैं और अभिधम्म पिटक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बताएं। बौद्ध से, हिंदू से, जैन से या फिर ईसाई से? आपको यहाँ पर जैन ध्यान रख लेना है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक धारण, जिसे दर्शन कहते हैं, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? बताएं। आत्मदहन, सी यहाँ पर सही जवाब है। देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं ये मध्यम मार्ग का उपदेश दिए थे, जो कि काफ़ी बेस्ट होता है। मध्यम मार्ग सबसे बेस्ट मार्ग होता है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया कलेश में विश्वास नहीं करते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग को आवश्यक बताया है। यहाँ पे आपको आत्मदमन दोनों में क्या है? समान नहीं, अंतर दिखाया गया। एक नहीं मानते थे, एक मानते थे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। 5वां ऑप्शन सी। किसने नष्ट किया था, फिर कैसे, पहला, दूसरा, तीसरा क्या हुआ, समझिए। महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष वह नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ह्वेनसांग के अनुसार उस मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट कर दिया था। इसके बाद इस स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए और नष्ट हुए। वर्तमान में जिसे हम देख रहे हैं यह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था।
यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है और केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। एक अन्य तथ्य के अनुसार यह वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, 1 बार पुष्यमित्र शुंग, 1 बार पूर्व वर्मा तथा अंत में कनिंघम के द्वारा लगवाया गया, अतः यह 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का बताया गया है। तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। ना ही 5वां, ना ही 7वां, ना ही 10वां, ना ही पहला। अब जो है बीपीएससी समझिए कि यह सवाल पूछेगा ही नहीं, क्योंकि इस पे क्या है, डाउट यानी कि संशय बना हुआ है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ऑप्शन ए, आजीविकों ने किया था। आइए समझिए इसके बारे में। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ी को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफा में सुदामा की गुफा और कर्ण चौपर नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक का नाम मक्खली गौशाल था। देखिए, मक्खली गौशाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्ण नियंत्रित एवं संचालित है। मक्खली गौशाल तो वैसे यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, बट ये जो है ना, इनका जन्म ना एक गौशाले में हुआ था, जिस वजह से कि नाम इनका मक्खली गौशाल पड़ा था। पाटलिपुत्र के संस्थापक का नाम, ए राइट आंसर, उदयन। समझिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इसने मगध साम्राज्य की राजगृह को राजगृह से पाटलिपुत्र चेंज किया। यह नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का भी राजधानी रहा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? ऑप्शन डी, उदयन। समझिए कितनी बार यह सवाल को पूछा गया, 2003, 2004, 2008, 2000 ईस्वी में भी पूछा गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन डी, लिच्छवी के द्वारा। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख थे। मगध की प्रारंभिक राजधानी का नाम, ऑप्शन सी, राजगृह था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश का नाम बृहद्रथ वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने राजगृह यानी कि गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक का नाम बिंबिसार था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। इसकी मृत्यु 492 ईसा पूर्व में हो गई थी। किसकी मृत्यु? बिंबिसार की। फिर देखिए, इनके
मृत्यु के बाद अजातशत्रु मगध का शासक हुआ। अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र चेंज किया था। अजातशत्रु के वंश का नाम बताएं। हर्यक वंश। मगध का शासक अजातशत्रु, जिसका कि 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन रहा था, अपने पिता एवं हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दिया था, मतलब जैसे को तैसा। सैंड्रोकूट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? ए सही जवाब विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सैंड्रोकूट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकूट्स के रूप में वर्णित किया है, जबकि जस्टिन ने सैंड्रोकूट्स चंद्रगुप्त मौर्य को और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप। सही जवाब डी हो जाएगा। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेखों, जो कि ब्राह्मी लिपि है, इसका उद्वाचन किया, किंतु उन्होंने लेखों के देवानाम्पी की पहचान सिंहल के राजा तिस्स से कर डाली। कालांतर में यह तथ्य प्रकाश में आया कि सिंहली जो अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश में यह उपाधि अशोक के लिए प्रयुक्त की गई थी। मतलब समझ पाए, 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक अंग्रेज विद्वान ने अशोक के लेख ब्राह्मी लिपि का मतलब कहिए कि पढ़ा वगैरह, ठीक है, किंतु उन्होंने लेख का देवनाम्पी का पहचान न सिंघल के राजा तिस्स से कर डाला। और बाद में ये क्या होता है कि ये जो सिंहली अनुश्रुति के अनुसार न अशोक के लिए ही यह उपाधि दिया गया था, उन्हीं को यह उपाधि दी गई थी, मतलब उन्हीं से फिर ये रिलेट हो जाता है। 1915 में मास्की, जो कि कर्नाटक में पड़ता है, यहाँ से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम ऑप्शन डी इंडिका था। चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखक निर्याकस, आनेसिक्रियस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे, जिनके विवरण चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में सूचनाएं देते हैं। विदेशी लेखकों में मेगास्थनीज का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। अब बताइए तो कैसे कैसे घुमा के सवाल। अच्छा हाँ, यहाँ पर समझिए, देखिए 2005 का यह सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम, ठीक है, इंडिका, और आगे क्या पूछा है यहाँ पर, इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम कब पूछा है? 2015 में। तो मेगास्थनीज बताएंगे। डिस्कशन अभी आपने देखा। यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट है कुछ, देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों के द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य हुआ करते थे। 5 सदस्य करके 6 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज दूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। इसके पूर्व वह अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत रह चुका था।
मेगास्थनी ने काफ़ी समय तक मौर्य दरबार में निवास किया। भारत में उसने जो भी कुछ देखा सुना उसने अपनी पुस्तक इंडिका नामक अपने ग्रंथ में लिपिबद्ध मतलब लिखा था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन डी बृहद्रथ। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़ में। गुजरात के जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह जिस शिला पर उत्कीर्ण है उसी पर अशोक के 14 प्राज्ञापनों की एक प्रति तथा स्कंदगुप्त के 2 लेख भी खुदे हुए हैं। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन सी खारवेल का। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राट में से एक था। उड़ीसा यानी कि ओडिशा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। सवाल पूछा जाता है ना, उदयगिरी पहाड़ी कहाँ पर है? उड़ीसा से, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वहाँ से 3 मील की दूरी पर यह है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। पूछेगा हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किस भाषा में? प्राकृत भाषा में है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था किस वंश से? ए, बी को देखिए, सी और डी को देखिए, बताइए। यहां पर आप समझिए क्या है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक का नाम था खारवेल। खारवेल के इतिहास का अध्ययन एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख से होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन आपको ई दिया गया था। 2015 का सवाल को देखिए। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? डी राइट आंसर समुद्रगुप्त को। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजय पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दे दी। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में भी मिलता है। इसके लेखक का नाम पूछा जाता है, हरिसेन थे। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था? सी राइट आंसर स्कंदगुप्त। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए थे। यूएस राय के अनुसार इस हुन आक्रमण का नेता खुशनेवाज था। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को क्या किया? तेज कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी के अंत तथा 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हुनों ने कब्जा कर लिया था। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता था।
बिना जोती हुई भूमि वह भूमि जिस पर खेती न की गई हो अपृहत भूमि कहा जाता था। यह गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक पद हुआ करता था। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी 515 ईस्वी से 520 ईस्वी के बीच में। देखिए, चीनी यात्री सुंग युन 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्वेनसांग भी सही जवाब। ह्वेनसांग, देखिए, हर्षवर्धन के समय की सर्वप्रमुख घटना चीनी यात्री ह्वेनसांग के भारत आगमन की है। उनकी उत्कृष्ट अभिलाषा महात्मा बुद्ध के चरण चिन्हों द्वारा पवित्र किए गए स्थानों को देखने एवं पवित्र बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने की थी, जो उन दिनों भारत में सुलभ थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने तांग शासकों की राजधानी चंगन से भारतवर्ष के लिए 629 ईस्वी में प्रस्थान किया। अपनी भारत यात्रा के ऊपर उसने एक ग्रंथ लिखी जिसे सी युकी कहा जाता है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? राजतरंगिणी। कलहन ने राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास को लिखा। इस ग्रंथ की रचना कलहन ने जय सिंह के शासनकाल में पूर्ण किया। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना की। बताइए, लिखे हैं राजनीति शास्त्र और आपको पता ही है नाम है उसका अर्थशास्त्र। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन बी राइट आंसर। कहां पर? बिहार में ओदंतपुर था। ओदंतपुर, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? ए राइट आंसर, नान्यदेव। आपको ध्यान रख लेना है। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव थे। वे एक महान योद्धा थे। नान्यदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097 से 1335 ईस्वी तक चला था। कर्नाट वंश मिथिला का स्वर्ण युग भी यह कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक, अंतिम पूछा तो हरि सिंह जो है सही जवाब है। ए सही जवाब है। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव थे। वे कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन डी धर्मशास्त्र के समय में। धर्मशास्त्र के समय में 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां तथा यथा जो आपका अंबष्ट, उग्र, निषाद, मागध, वैदेहक, रथकार आदि का आविर्भाव अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप हो गया। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों का उल्लेख किया। एक है निर्वसित और दूसरा है अनिर्वसित। इनमें पहले प्रकार के शूद्र ही अस्पृश्य माने जाते थे। पाणिनि के हिसाब से ये 2 तरह के थे। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन सी कश्मीर में हुआ था। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति सभा कुषाण शासक के जो कनिष्क थे इसके राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता पूछेगा वसुमित्र ने किए थे। अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे।
यहाँ बौद्ध ग्रंथों के कठिन अंशों पर सम्यक विचार किया गया। कठिन जो अंश था इस पर सम्यक विचार किया गया था और प्रत्येक पिटक पर भाष्य लिखे गए थे। कनिष्क ने इन्हें ताम्रपत्रों पर खुदवाकर एक स्तूप में रखवा दिया। त्रिपिटक में लिखे गए इन्हीं भाष्यों को विभाषा शास्त्र कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि पहली बौद्ध संहिता बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरा वाला कालाशोक के शासनकाल में बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्ष के बाद वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष आचार्य साबकमीर, जिसे आप सर्वकामिनी के भी नाम से जानते हैं। प्रथम बौद्ध संहिता के अध्यक्ष कौन थे? बी राइट आंसर महाकश्यप। आपने देख लिया अभी अच्छे से एक्सप्लेनेशन। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संहिता हुई थी राजगीर में। 64वीं बीपीएससी 2018 का यह प्रश्न है। बुद्ध के जीवन की चार महत्वपूर्ण घटना है और उनसे संबंधित 4 स्थान हैं, उसके बारे में सही बताइए। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो यहाँ पर देख लीजिए पहले डिस्कशन को। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा की रात को उन्हें ज्ञान मिला था। काशी के ऋषि पतनम, जिसे सारनाथ कहते हो, यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिए थे। कुशीनगर में उनका निधन हुआ था, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया। अभी आपने डिस्कशन काफ़ी अच्छे से देखा था। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा सही? तीसरा वाला देखिए, सी वाला सही है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपने अच्छे से इसे देख लिया है। चाहे तो यहाँ पर एक बार आप अच्छे से पढ़ सकते हो रोक करके। यहाँ पर एक बात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वर्ष 2002 में यूनेस्को के द्वारा यह विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया जा चुका है। बताएं कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? कनिष्क के समय में। कनिष्क के शासनकाल में संपन्न चतुर्थ बौद्ध संहिता में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया तथा उनकी पूजा की जाने लगी। महायान शाखा में इसी के साथ उनके अनेक बोधिसत्वों का भी पूजा आरंभ हो गया। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ पर? वैशाली में था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था वैशाली में थी। वस्तुतः 6ठी सदी में जहाँ महाजनपदों में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, वहीं वज्जी तथा मल्ल नामक 2 राज्यों में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित थी। वज्जी 8 राज्यों का एक संघ था, जिसमें वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली थे। 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है कहाँ पर? अंगुत्तर निकाय में। बी सही जवाब होगा। यहाँ पे टोटल 16 महाजनपद के बारे में दिया गया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें। कह रहा है कि इन सभी महाजनपदों में एकमात्र महाजनपद अशमक दक्षिण भारत में स्थित था। जनवसव सूत्र में केवल 12 राज्यों के ही नाम मिलते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी षोडश महाजनपद की सूची मिलती है, किंतु वहाँ नाम कुछ भिन्न प्रकार के हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग क्या है? ये गुप्त युग में हुआ था, गुप्त काल में। देखिए, नालंदा एक विख्यात प्रसिद्ध बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय तो था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के पास में था। इसके ध्वंसावशेष बड़ागांव ग्राम से दूर तक आज भी बिखरे पड़े हैं।
5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त तथा गतगुप्त, बाल्यादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिए थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी, बौद्ध दर्शन के लिए आज भी है। इसी के समय में अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भी आया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में ऑप्शन भी देख लीजिएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। मनसब द्वारा 3 बातें निर्धारित होती थी। पहला, पदाधिकारी का वरीयताक्रम, सेकंड में वेतनमान, तीसरा में सैनिक उत्तरदायित्व। सैनिक उत्तरदायित्व में मनसबदार को अपने मनसब के अनुसार सैनिकों को रखना पड़ता था। इस व्यवस्था से राज्य ने सैनिकों के प्रत्यक्ष भर्ती और रख रखाव के उत्तरदायित्व मनसबदारों पर डाल दिया था, जिसके बदले में मनसबदार को नगद या फिर जागीर प्रदान की जाती थी। कथन और कारण को यहाँ पर पढ़िए। कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया। तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन, हाँ यह सही है, और महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। कथन कारण तो दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से ये सटीक नहीं बैठ रहा है, मतलब एक दूसरे का व्याख्या नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन बी वाला सही व्याख्या नहीं करता है, हो जाएगा। देखिए, नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर, वर्तमान में राजगीर के निकट में था। 5वीं सदी तक गुप्तों के समय नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में तो आया और 12वीं सदी के अंत तक मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप महाविहार का पतन हो गया। बंगाल के पाल शासकों द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व घटने लगा था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। मगध की राजधानी कौन सी थी? यहाँ पे आप देख ही रहे हो, ए और सी दोनों सही है। पाटलिपुत्र, राजगृह, मगध का दोनों था, चेंज किया गया था, अभी आपने देखा भी था। चाहें तो आप इसे फिर से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियो को रोक लीजिए। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा या फिर अंग? प्रथम राजधानी ना प्राचीन महाजनपद का, मगध की प्रथम राजधानी आपने यहाँ पर देख लिया। पहली आरंभिक राजधानी ग्रीब्रस थी, ठीक है। बाद में उदयन पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था, जो कि गुप्त काल तक मगध की राजधानी बनी रही थी। इसीलिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ई दिया गया है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य ने। नंद वंश की स्थापना शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा थे। उग्रसेन, जिसे पुराणों में महापनंद कहा गया, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गौविशानक, 10 प्रसिद्धक, कैवर्त और धननंद। नंद वंश में जनता से बलपूर्वक धन वसूलने, छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता शासकों के विरुद्ध हो गई थी। चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण फैल गया। इसी का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिए थे।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? विशाखदत्त। विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में आपको पता है, अच्छे से आपको जानकारी मिल जाती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। 18वीं शताब्दी ईस्वी में धुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका किया था। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से 2 अन्य राजाओं का भी उल्लेख मिलता है, देवी चंद्रगुप्तम और दूसरा अभिसारिका वचिंतक या फिर अभिसारिका बंदितक कहा गया है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ऑप्शन बी धननंद था। महापनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धननंद था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखक ने अग्रमीज कहा है। जेनोफोन उसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। भद्रसाल उसका सेनापति हुआ करता था। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किस चीज का लकड़ी का बना हुआ था? बिहार में पटना के समीप बुलंदी बाग एवं कुम्हरार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदी बाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्हरार से राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? डी राइट आंसर शिवाजी ने। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति किया गया था। इसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। ये शिवाजी के राज प्रशासन में आधुनिक काल के सचिवों के भांति कार्य करते थे। इनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? बी राइट आंसर चंद्रगुप्त ने। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेख, जैन एवं तमिल साक्ष्य से जानकारी भी प्राप्त होती है। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, किंतु अशोक ने एकमात्र कलिंग विजय ही की थी। अतः ऐसी स्थिति में दक्षिण में विजय का श्रेय हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा, क्योंकि बिंदुसार की विजय अत्यंत संदिग्ध है एवं इतिहास में उसे एक विजेता के रूप में स्मरण नहीं किया जाता है। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा है? कलिंग, गिरनार अभिलेख जो शिलालेख है, या फिर रुद्रदामन का जूनागढ़, या फिर अशोक का स्वपारा अभिलेख शिलालेख जो है। देखिए, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां सुदर्शन झील बनवाई थी और बाद में अशोक के यूनानी गवर्नर त्रेसास्प ने इस जलाशय के साथ बहुत सी नहरें बनवाई। इस प्रांत को आनर्थ तथा सुराष्ट्र कहा गया। इससे पश्चिम भारत पर चंद्रगुप्त के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ऑप्शन रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख बताना है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था?
सी सही जवाब, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। द्वितीय शिलालेख से स्पष्ट होता है कि भारत में अशोक का अधिकार चोल, पांड्य, सत्यपुत्र, केरलपुत्र तथा ताम्रपर्णी यानी कि श्रीलंका को छोड़कर सर्वत्र था, क्योंकि इन राज्यों का प्रयतंत्र या फिर सीमावर्ती राज्य कहा गया है इन राज्यों को। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बी पाटलिपुत्र में। सिंहली अनुसूतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मुगले पुत्र तिस्य की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? बी सही जवाब, प्राकृत। समझिएगा, अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 अलग अलग जगहों से प्राप्त हुए हैं। तो शिलालेख कहाँ से मिला है? देखिए, शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जोगर और एरगुड़ी तथा सोपारा से। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। तक्षशिला से अरामैक लिपि में लिखा हुआ एक भग्न अभिलेख शेरकुना नामक स्थान से यूनानी तथा अरामैक लिपि में लिखा गया द्विभाषीय यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख तथा लघुमान नामक स्थान से अरामैक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? सी राइट आंसर, खरोष्टी। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसेन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक के धम्म का मुख्य संदेश बताएं। मूल संदेश क्या है? ऑप्शन ई, क्योंकि ना, समझिएगा, अशोक धम्म का मतलब होता है धर्म, एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपा शिवने बहुकायाने दया दाने सचे सोचिए मादिये साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता तथा साधुता बनाए रखना, इस प्रकार के अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और हिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, ये सारे दिए गए थे। इसीलिए आपको ऑप्शन ई बताया गया, एक से ज़्यादा सही था वहाँ पर। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह भाबरू स्तंभ था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? 83 का क्या होगा? बी होगा, प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे। देखिए, अशोक के अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवनाम प्रियदर्शी यानी कि देवता का प्रिय अथवा दिखने में सुंदर, जिसे देवनाम प्रियदर्शी तथा राजाओं आदि का उपाधियों से संबोधित किया गया है। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है, किसे? सम्राट अशोक को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियों पर। इसे आपने देखा भी था थोड़ी देर पहले। कौटिल्य के अर्थशास्त्र द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बहुत सी बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। यह वस्तुतः ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है
अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ है। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? देखिए, कौटिल्य यानी कि चाणक्य के द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों और अभ्यास की पुस्तक है। ठीक है, इसमें राज्य के लिए मंडल सिद्धांत है जो विदेश नीति की व्याख्या करता है। इसके अलावा इसमें सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। अर्थशास्त्र में तात्कालिक प्रशासन एवं कृषि, शिल्प एवं व्यापार व्यवस्था की भी विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 7 श्रेणी में। मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणी में बांटा गया। दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद में। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करता। मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। जस्ट अभी आपने देखा। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा है? समझिएगा, यह ना एक ग्रीको रोमन पेरिप्लस है। यह रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन करता है। इसे लगभग 60 ईस्वी में अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने लिखा है। इससे भारत से आयात तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का भी उल्लेख किया गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है कौन सा? इंडिका है। जस्ट अभी आपने अच्छे से देखा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इस सवाल को भी देख चुके हैं। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? बताइए। शुंग ने, मेनांडर ने, कदफिसेस ने या फिर गौतमपुत्र सातकर्णी ने? सही जवाब हो जाएगा कदफिसेस ने। देखिए, कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। कुषाण शासक विमा कदफिसेस को स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त होता है। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली? कुषाण के समय में। ये सही जवाब। देखिए, कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कला के क्षेत्र में 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ, गंधार और मथुरा शैली का। इन दोनों को कनिष्क की ओर से पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया। गंधार कला जो है यूनानी कला से प्रभावित थी। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? किसके समय में हुआ था बताएं? तो सी सही जवाब हो जाएगा, कनिष्क के समय में की गई थी। यहाँ पे आप फिर से चाहें तो पढ़ लीजिए, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कण्व वंश, जिसे कण्वा वंश भी कहा जाता था। देखिएगा, शुंग वंश का अंतिम राजा देवभूति अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार डाला गया था। वसुदेव ने जिस नवीन राजवंश की नींव डाली वह कण्व था या फिर कण्वायन था? शुंगों के समान ही यह भी ब्राह्मण का वंश था। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभलेख से, जूनागढ़, हाथी गुम्फा या फिर सारनाथ के? सही जवाब है सी, हाथी गुम्फा। ये हाथी गुम्फा लेख से समझिएगा। कलिंग का चेदी शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना
तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इसमें खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा होने के बाद से 13 वर्षों तक के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण दिया गया है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? गुप्त काल की। ये सही जवाब। समझिए, गुप्त काल में नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हुए। संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में थे, उनमें से अधिकांश को गुप्त युग में या तो त्याग दिया गया या वहां के आवासन में पर्याप्त विघटन हुआ। पाटलिपुत्र जैसा महत्वपूर्ण नगर ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन चुका था। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर एवं कुम्हार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश में गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण केंद्र जो ह्रास यानी कि कहिए कि खत्म होने के ही प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? सी सही जवाब, भरूच। 65वीं बीपीएससी का सवाल है, आप लोग जरूर ध्यान देते चलिएगा कब कब पूछा गया था। गुप्त काल में बंगाल में ताम्रलिप्ति एक प्रमुख बंदरगाह था। यहाँ से उत्तर भारत के साथ दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह भृगु कच्छ, जिसे भरोच कहा गया है, यहाँ से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार हुआ करता था। इसके अलावा कल्याणा तथा मैम्बे भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था, यहाँ से भी व्यापार हुआ करता था। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? बताइए, ए या बी यानी कि गुप्त, पाल, राष्ट्रकूट या फिर प्रतिहार? तो गुप्त है सही जवाब। समझिए, गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। गुप्त लेखों में जिन भूमिदानों का उल्लेख किया गया उससे यह स्पष्ट है कि भूमिदान के साथ साथ गांव की भूमि से उत्पन्न होने वाली आय भी ग्रहीता को सौंप दी जाती थी। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे, उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्टांग होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उद्रंग तथा भागकर कहा गया है। गुप्त अभिलेख में भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? डी राइट आंसर, गुप्त वंश की। भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतायुयानी थे तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया था। अधिकांश शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज्य चिन्ह हुआ करता था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट के द्वारा कहा गया था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने यह व्याख्या की थी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ई, और ये 2017 का सवाल है। सुश्रुत को शल्य क्रिया का जनक कहा जाता है। यह काशी के रहने वाले थे। इनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व का माना जाता है। शौनक ऋग्वेद कालीन ऋषि थे। शूद्रक गुप्त कालीन नाटककार यानी कि साहित्यकार थे। सौमिला गुप्त कालीन नाटककार हैं जिसे कालिदास ने भास और कविपुत्र के साथ याद किया है।
इस प्रकार गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में उपयुक्त में से किसी ने कार्य नहीं किया था। देखिए, बीपीएससी ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इसका उत्तर विकल्प ए माना था, चूँकि गुप्त काल का प्रारंभ जो है ये 275 AD यानी कि श्री गुप्त के समय से होता है, जो सुश्रुत के मान्यकाल जो कि 620 BC पूर्व से 600 BC से 1500 BC के करीब में 1000 वर्ष के बाद का है। इसीलिए ना सुश्रुत को गुप्त काल के समकालीन मानना औचित्यपूर्ण यानी कि सही नहीं होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? डी राइट आंसर, नालंदा में। जस्ट इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मथुरा एक औद्योगिक नगरी थी। अर्थशास्त्र से यह ज्ञात होता है कि इसके सूती वस्त्र उत्कृष्टता के लिए प्रसिद्ध थे। ह्वेनसांग ने मथुरा की आर्थिक समृद्धि एवं व्यापारिक प्रगति की पुष्टि की है। वह लिखता है कि मथुरा के बाजारों में बिकने वाली वस्तुएं काफ़ी सजाकर रखी जाती थी। कवि बाण निवासी था पाटलिपुत्र का। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। यह पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित, कादंबरी, चंडी शतक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया। चीनी यात्री इत्सिंग 671 या फिर 672 ईस्वी में कहिए कि जब वह युवक था, अपने 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा से उसने पाश्चात्य विश्व का भ्रमण करने का निश्चय किया था। वह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया था। 675 से 685 ईस्वी तक नालंदा में रह करके क्या किया था? अध्ययन किया और 693-94 के आसपास सुमात्रा होते हुए वह फिर चीन लौट गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर ई इनमें से कोई नहीं सही जवाब था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त सेकेंड के समय में किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन के काल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम? कुमारगुप्त, बी सही जवाब। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक शक्रादित्य था, जिसे बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी। शक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम के रूप में किया गया है। कुमारगुप्त की प्रसिद्ध उपाधि महेंद्रादित्य थी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीनतम काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से? जावा सुमात्रा से था। पालवंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगत कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की थी? बालपुत्र देव, सी सही जवाब। स्वर्णभूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत के द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की बात की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण? ऑप्शन ए सही जवाब, मुसलमान था। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट किया गया था। यह भारत में बौद्ध मत के पतन के लिए अंतिम प्रहार के रूप में देखा जाता है। अगर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया तो आपको पता है कि बिहार में एक जगह बख्तियारपुर है, क्यों ना उसका नाम भी तब चेंज करना चाहिए,
नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अगर संस्थान को कोई नष्ट कर सकता है तो उसका नाम भी लेना सही नहीं है। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ए चंदेल। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के समय में 950 से 1050 ईस्वी के बीच में बनाए गए। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम धर्मपाल। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। इसकी जो स्थापना है पाल वंश के धर्मपाल ने किए थे। दीपंकर श्री ज्ञान जो उपाध्यक्ष अतीश के नाम से प्रसिद्ध थे, यहाँ के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे। ये तिब्बत भी गए थे। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम्ब का नहीं हुआ। चेर, पांड्य और चोल का संगम साहित्य में उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी संगम साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र की वजह से। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अवस्थित कावेरी नदी के तट पर उरायूर संगम कालीन चोलों की राजधानी थी। यह कारी एवं वारानम नामों से प्रसिद्ध था। संगम युग में उरायूर कपास तथा सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? विशाखदत्त। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को विरिशल तथा कुलीन कहा गया है। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंदबरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे आप राय पिथौरा भी कहते हो, इनके दरबारी कवि चंदबरदाई थे जो पृथ्वीराज रासो की रचना किए थे। स्वप्नवास वद्यता के लेखक हैं ऑप्शन बी भास। देखिए, महाकवि भास के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हुए हैं जिन्हें 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने ट्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। इन नाटकों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। यहाँ पर आप इन 13 को याद कर लीजिए क्लास को रोक करके। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ऑप्शन डी कालिदास ने। कुमार संभव महाकाव्य की रचना महाकवि कालिदास ने की थी। इसमें 17 सर्ग है जिनमें प्रकृति चित्रण तथा कार्तिकेय की जन्म कथा का वर्णन किया गया है। किरातार्जुनीय पुस्तक किसने लिखा था? भारवी। डी सही जवाब। 67वीं यूपीएससी प्री 2022 का क्वेश्चन आप यह देख रहे हो। किरातार्जुनीय पुस्तक के लेखक भारवी हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। इसमें अर्जुन तथा किरात वैशधारी शिव के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। मिलिंद पन्हो। बी सही जवाब। समझिए, पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी बाणभट्ट ने। हर्षचरित ग्रंथ की रचना सुप्रसिद्ध लेखक बाणभट्ट ने किया।
यह वर्धन वंश के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यह एक आख्यायिका है जिसमें लेखक अपने समकालीन शासक तथा उसके पूर्वजों के जीवन वृत्त का वर्णन प्रस्तुत करता है। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए सही जवाब, विजयालय। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था, जो प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। तंजौर के शिव मंदिर, राजराजेश्वर या फिर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराजा प्रथम के काल में हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तमिल संस्कृति की उन्नति के लिए प्रसिद्ध था। 63वीं यूपीएससी 2017 का सवाल है। देखिए, चोल शासक की सबसे उल्लेखनीय विशेषता स्वायत्त शासित ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों आदि का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? बी सही जवाब, चोल। 66वीं यूपीएससी 2020 का सवाल आपने देखा। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी, गोपुरम कहलाता है। दक्षिण के मंदिरों के आकर्षक द्वार को गोपुरम कहते हैं। पांड्य चोल के राज्यकाल में द्रविड़ शैली पनपती रही। पांड्य काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य, विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। चोल कालीन वास्तुकला का जो मंदिर है, विशेषता मंदिर नहीं अपितु गोपुरम है, कह रहा है। चोल समय में ना वास्तुकला की विशेषता अगर पूछेगा तो मंदिर ना होकर के गोपुरम हुआ करता था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने घटना चक्र का 125 क्वेश्चंस देखा, जो कि पिछले कई सालों में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह था। आशा करता हूं कि आज का क्लास घटना चक्र 2023 का लेटेस्ट बुक को आपने जो देखा, आपको देखकर आपके बीपीएससी के लिए काफ़ी हद तक अच्छा रहा होगा, काफ़ी फ़ायदा करेगा। क्लास कैसा लगा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लग रहा हो तो लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर वगैरह भी कर दें। स्क्रीन पे आपको थंबनेल शो कर रहा है, जो कि गौरव सर के द्वारा जो उत्कर्ष क्लास है उसका करेंट अफेयर्स का यह थंबनेल है। आप लोग अगर वार्षिकांक 2022 स्पेशल देखना चाहते हैं फूल पत्ती वाले क्लास का, एक और चैनल का जो थंबनेल यह है, इस पे आप आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ढेर सारा करेंट का क्लास है, उसे भी देखिए।